स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों अपने जो राजस्थान की कला और संस्कृति में टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसके आज भाग 9 में हम आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे जाते हैं तथा बार बार मोस्ट रूप से जो रिपीट होते रहते हैं ये वो क्वेश्चन है जिसमें से हमने 8 भागों में 400 क्वेश्चन कर लिए हैं तथा आज हम 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 401 है मतलब तो इसमें दे रखा है सेनानी और उमंग नामक रचना किसकी है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है महेंद्र भानावत, ऑप्शन 2 दे रखा है मेघराज मुकुल, ऑप्शन 3 दे रखा है कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन 4 दे रखा है विजयदान देता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सेनानी और उमंग नामक रचनाएं हैं मेघराज मुकुल की, किसकी है मेघराज मुकुल की। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है एलपी टेसीटोरी ने डिंगल का ओरेस किसे कहा है। ऑप्शन 1 दे रखा है पृथ्वीराज राठौड़ को, ऑप्शन 2 दे रखा है श्यामल दास को, ऑप्शन 3 दे रखा है महेंद्र भानावत को, ऑप्शन 3 दे रखा है महेंद्र भानावत को, ऑप्शन 4 दे रखा है मिठिया निर्मोही को, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एलपी टेसीटोरी ने डिंगल का ओरेस कहा है कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ को। किसको कहा है कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ को। और कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे, ये थे बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र, राव कल्याणमल के पुत्र जो गए थे 1570 में नागौर का जो अकबर दरबार लगा था उसके अंदर। उसके बाद में अकबर से इन्होंने यहाँ मुलाकात की तथा अकबर ने इनसे प्रभावित होकर इनको गागरोन की जागीर दी थी और उसी के में इन्होंने वेली कृष्णमणि रुक्मणी की रचना की थी और इससे एलपी टेसीटोरी ने इन्हें कहा है डिंगल का होरेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन 1 दे रखा है GH ओझा, ऑप्शन 2 दे रखा है गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन 3 दे रखा है पंडित जाबरमल शर्मा, ऑप्शन 4 दे रखा है कर्नल जेम्स टोड और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के जो लेखक हैं वह है कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का जनक। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के जनक इन्हें कहा जाता है। पंडित जाबरमल शर्मा ये हैं पत्रकारिता के विष्णु पितामह इन्हें कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के जो लेखक हैं वह है अपने कर्नल जेम्स टोड। इसके बाद में अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा की द्वितीय रचना कौन सी है। ऑप्शन 1 दे रखा है भारतेश्वर भाहुबली, ऑप्शन 2 दे रखा है भारतेश्वर भाहुबली रास, ऑप्शन 3 दे रखा है विश्रांत प्रवास, ऑप्शन 4 दे रखा है कनक सुंदरी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थानी भाषा की जो द्वितीय रचना है वह है भारतेश्वरी भाहुबली रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और प्रथम रचना कौन सी है भारतेश्वर भाहुबली। तो प्रथम रचना तो है प्रथम रचना और भारतेश्वर भाहुबली है यह है द्वितीय रचना और विश्रांत प्रवास है प्रथम कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है लोकगीत, प्रश्न नंबर 5 है लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं, ये किसने कहा है। ऑप्शन 1 दे रखा है देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन 2 दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 3 दे रखा है महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 दे रखा है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं ये कहा है देवेंद्र सत्यार्थी ने। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सत्य किसे बोलते हैं मुंह से। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है किसके अनुसार हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। ऑप्शन 1 दे रखा है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 दे रखा है महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 दे रखा है देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन 4 दे रखा है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किसके अनुसार संस्कृति लोकगीतों के कंधे पर चढ़कर आई है। तो कंधे पर कौन चढ़ के आए थे, कंधे पर चढ़ के आए थे हनुमान जी के राम। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधे पर चढ़कर आई है। और एक परिभाषा हो रहा है कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। तो एक परिभाषा हो रहा है कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है और ये कहा है महात्मा गांधी ने। और पैरा किससे देते हैं लाठी से, और लाठी किसके पास थी महात्मा गांधी के पास। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका तो 3 परिभाषा हो गई है। एक तो हो गई है कि लोकगीत की संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, तो इसको सत्य किससे बोलते हैं मुंह से। तो मुंह से याद रख सकते हैं। और किसके अनुसार हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधे पर चढ़कर आई है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र जी चढ़ गए थे हनुमान जी कंधों पर। और एक है लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, पैरा किसे दिया जाता है लाठी से, और लाठी किसके पास रहती है महात्मा गांधी के पास। तो ये परिभाषा ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद में अगला प्रश्न है बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है जला जलो गीत, ऑप्शन 2 दे रखा है कामण गीत, ऑप्शन 3 दे रखा है
दुपट्टा गीत ऑप्शन 4 दे रखा है, कोयलड़ी गीत ऑप्शन 5 दे रखा है, अनुत्तरित प्रश्न। तो दुपट्टा और कोयलड़ी गीत, कोयलड़ी गीत तो गाया जाता है विदाई के समय और दुपट्टा गीत गाया जाता है दूल्हे की सालियों के द्वारा, दूल्हे की सालियों के द्वारा। और बारात देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत है जला जलो गीत। और कामण गीत क्या होता है? कामण गीत होता है दूल्हा व दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत। दूल्हा दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है, बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत। और बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत है जला जलो गीत। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 408 है, व्यंग्यात्मक या गाली गलौच वाला गीत कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा कामण, ऑप्शन 2 दे रखा शीटना, ऑप्शन 3 दे रखा चिरमी, ऑप्शन 4 दे रखा केवड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यंग्यात्मक या गाली गलौच वाला जो गीत है ये शादी विवाह में होता है, शादी विवाह के अंदर। तो ये गीत है सीटना गीत। कौन सा गीत है? सीटना। और अभी मैंने बताया कामण गीत तो क्या है? दूल्हा और दुल्हन को उनको जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत है कामण गीत। और चिरमी गीत होता है, चिरमी गीत है जब लड़की अपने ससुराल में रहते हुए अपने मायके को याद करती है तो उसके याद में जो गीत गाया जाता है वो होता है चिरमी गीत। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा व्यंग्यात्मक या गाली गलौच हो जाएगा सीटना गीत। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सगाई के बाद विवाह में हो रही देरी का वर्णन करने के लिए कौन सा गीत गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा कुर्जा गीत, ऑप्शन 2 दे रखा पपैया गीत, ऑप्शन 3 दे रखा टेर गीत, ऑप्शन 4 दे रखा मोरिया गीत और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो सगाई के बाद विवाह में हो रही देरी का वर्णन करने के लिए गाया जाने वाला गीत होता है मोरिया गीत। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 410 है, कौन सी चित्रशैली पर मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा बीकानेर चित्रशैली, ऑप्शन 2 दे रखा मेवाड़ चित्रशैली, ऑप्शन 3 दे रखा बूंदी चित्रशैली, ऑप्शन 4 दे रखा कोटा चित्रशैली और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरी चित्रशैली। तो कौन सी चित्रशैली पर इनमें से कौन सी चित्रशैली पर मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? तो है बीकानेर चित्रशैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नूर मोहम्मद कौन सी चित्रशैली से संबंधित कलाकार है? ऑप्शन 1 दे रखा है बीकानेर चित्रशैली, ऑप्शन 2 दे रखा है बूंदी चित्रशैली, ऑप्शन 3 दे रखा है देवगढ़ चित्रशैली, ऑप्शन 4 दे रखा है कोटा चित्रशैली और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो नूर मोहम्मद बीकानेर चित्रशैली से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में प्रश्न नंबर 412 है, उस्ता कला मूलतः कौन सा स्थान से संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा है जर्मनी, ऑप्शन 2 दे रखा काबुल, ऑप्शन 3 दे रखा फ्रांस, ऑप्शन 4 दे रखा पर्सिया ईरान, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो उस्ता कला मूलतः पर्सिया ईरान से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 413 है, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? ऑप्शन 1 दे रखा है एरिक डिक्सन, ऑप्शन 2 दे रखा है श्रीधर अंधारे, ऑप्शन 3 दे रखा है मोती चंद्र, ऑप्शन 4 दे रखा है जी.एच. ओझा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है एरिक डिक्सन ने। किसने कहा है? एरिक डिक्सन। और इनके साथ एक और थे, वो थे फैयाज अली, लेकिन मोनालिसा तो इन्होंने कहा है एरिक डिक्सन ने। और दोनों ने मिलकर इस पे किशनगढ़ चित्रशैली पे जो काम किया था, इसलिए इनको दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। और श्रीधर अंधारे इनको श्रेय जाता है देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का, देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है श्रीधर अंधारे को। तो सही आंसर इसका हो गया, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है एरिक डिक्सन ने। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अपना प्रश्न नंबर 414 है, निहाल चंद को मोरध्वज की उपाधि किसने दी? ऑप्शन 1 दे रखा है सावंत सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है कृष्ण सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा किशन सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा राम सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो निहाल चंद को मोरध्वज की जो उपाधि दी थी वो दी थी सावंत सिंह ने। किसने दी थी? सावंत सिंह, या इनका नाम था नागरीदास भी इनको कहा जाता था, नागरीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सावंत सिंह। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम ईसाई शैली का प्रभाव कौन सी चित्रशैली में देखने को मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा है अजमेर चित्रशैली, ऑप्शन 2 दे रखा है बीकानेर चित्रशैली, ऑप्शन 3 दे रखा कोटा चित्रशैली, ऑप्शन 4 दे रखा बूंदी चित्रशैली, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो हिंदू मुस्लिम और ईसाई शैली का जो प्रभाव देखने को मिलता है वो मिलता है अजमेर चित्रशैली में। और बीकानेर चित्रशैली में 2 कलाएं मिलती है, एक तो उस्ता कला और एक मुनवत्ती कला, उस्ता कला और एक मुनवत्ती कला, ये देखने को मिलती है बीकानेर चित्रशैली में। कोटा चित्रशैली में राजा रानियों के शिकार खेलते हुए दृश्य दिखाए गए हैं और बूंदी चित्रशैली में पशु पक्षियों के चित्रण को दिखाया गया है। तो सही आंसर इसका रहेगा, हिंदू मुस्लिम और ईसाई शैली का प्रभाव देखने को मिलता है अजमेर चित्रशैली में। और एक चित्रशैली ऐसी है जिसमें किसी भी चित्रशैली का प्रभाव देखने को नहीं मिलता, वह है जैसलमेर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली है? जैसलमेर चित्रशैली एक ऐसी चित्रशैली है जिस पर किसी भी चित्रशैली का प्रभाव नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अजमेर चित्रशैली। इसके बाद में अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है केवल पुरुषों के द्वारा, ऑप्शन 2 दे रखा है केवल महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन 3 दे रखा है पुरुष और महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन 4 दे रखा है पुरुष और महिला साथ में मिलकर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो घूमर नृत्य केवल और केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2।
इसके बाद में अगला प्रश्न है, घूमर से संबंधित अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य सर्वाधिक किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है विवाह, ऑप्शन 2 दे रखा है होली, ऑप्शन 3 दे रखा है गणगौर, ऑप्शन 4 दे रखा है तीज, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो घूमर नृत्य सर्वाधिक किस अवसर पर किया जाता है? गणगौर के अवसर पर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गणगौर। सही आंसर क्या हो जाएगा? गणगौर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बल्ले आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कान में, ऑप्शन 2 दे रखा है हाथों में, ऑप्शन 3 दे रखा है नाक में, ऑप्शन 4 दे रखा है सिर पर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बल्ले नामक जो आभूषण है वो पहना जाता है हाथों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, स्त्री के बालों की बेणी में गुथा जाने वाला प्रमुख आभूषण कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है चंपाकली, ऑप्शन 2 दे रखा है चूड़ा रतन, ऑप्शन 3 दे रखा है गोफन, ऑप्शन 4 दे रखा है कांकड़ी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो स्त्री के बालों की बेणी में गुथा जाने वाला जो प्रमुख आभूषण है वह है गोफन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गोफन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मुर्कियां पहनी जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है गले में, ऑप्शन 2 दे रखा है नाक में, ऑप्शन 3 दे रखा है कान में, ऑप्शन 3 दे रखा है कान में, ऑप्शन 4 दे रखा है हाथ में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मुर्कियां पहनी जाती है किसमें पहनी जाती है? मुर्कियां पहनी जाती है कान में। किसमें पहनी जाती है? कान में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 कान में। और ये पुरुषों का आभूषण है, इसको महिलाएं नहीं पहनती, इसको पहनते पुरुष और कान में धारण करते हैं मुर्कियां। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 421 है, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है परचुनी दे रखी है ऊंट की पूंछ की सज्जा, ऑप्शन 2 दे रखा है रखन दे रखा है नाक का आभूषण, ऑप्शन 3 दे रखा है हीरा नामी दे रखा है आदिवासी व ग्रामीण महिलाओं के प्रचलित पैर का आभूषण, ऑप्शन 4 दे रखा है मोड़, विवाह के अवसर पर दूल्हे दुल्हन के कान व सिर पर बांधने का जो कपड़ा होता है उसे कहते हैं मोड़, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से असंगत युग्म है रखन नाक का आभूषण नहीं होता, रखन तो होता है दांत का आभूषण। दांत का आभूषण होता है रखन, चूंप, धौंस, कील और मेर, ये होते हैं नाक के आभूषण। तो इसमें दांत के आभूषण, तो इसमें दे रखा है रखन को दे रखा है नाक का आभूषण। तो इसका ये वाला आंसर गलत है। तो सही आंसर इसका होएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कथोड़ी जनजाति में महिलाओं के द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कटकी, ऑप्शन 2 दे रखा फड़का, ऑप्शन 3 दे रखा पोत्या, ऑप्शन 4 दे रखा खोइतू, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो कथोड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी को कहा जाता है फड़का। क्या कहा जाता है? फड़का। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 फड़का। इसके बाद में अगला प्रश्न है 423 नंबर का, हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी गई काले रंग की ओढ़नी को क्या कहा जाता है? ओढ़नी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है पीला पोमचा, ऑप्शन 2 दे रखा है गुलाबी पोमचा, ऑप्शन 3 दे रखा है चीड़ का पोमचा, ऑप्शन 4 दे रखा है मामा जुड़न, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़ी गई काले रंग की जो ओढ़नी होती है उसे कहते हैं चीड़ का पोमचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दशहरे के दिन पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है मदिल, ऑप्शन 2 दे रखा है केसरिया, ऑप्शन 4 दे रखा है बागो, ऑप्शन 3 दे रखा है बागो, ऑप्शन 4 दे रखा है मोटड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो दशहरे के दिन पहने जाने वाली जो पगड़ी है वह है मदिल। कौन सी पगड़ी पहनी जाती है दशहरे के दिन? मदिल पगड़ी। और केसरिया पगड़ी पहनी जाती है युद्ध पर जाते समय। युद्ध पर जाते समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दशहरे के दिन पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी है? मदिल पगड़ी। इसके बाद में राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग जगाने वाले प्रथम संत कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है संत धन्ना जी, ऑप्शन 2 दे रखा है संत रैदास जी, ऑप्शन 3 दे रखा है संत कबीरदास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है संत पीपा जी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग जगाने वाले प्रथम संत थे संत धन्ना जी। कौन थे? संत धन्ना जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संत धन्ना जी। निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग जगाने वाले संत पीपा जी। निर्गुण भक्ति परंपरा के अलग जगाने वाले थे संत पीपा जी। तो इसका सही आंसर रहेगा संत पीपा जी। इसमें थोड़ा सा डाउट है, शायद संत पीपा जी इसका सही आंसर रहेगा, जहां तक मेरे को लग रहा है संत पीपा जी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है संत धन्ना जी, ऑप्शन 2 दे रखा है संत पीपा जी, ऑप्शन 3 दे रखा है संत रैदास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है संत कबीर जी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं संत धन्ना जी। ये दोनों प्रश्नों में डाउट है, अगर कोई चेंजेज होगा तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। तो संत राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक है संत धन्ना जी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संत पीपा जी से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है इनका जन्म गागरोन झालावाड़ में हुआ, ऑप्शन 2 दे रखा है इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था, इनकी छतरी टोंक में है, ऑप्शन 4 दे रखा है इनकी गुफा टोडाराय सिंह टोंक में है, और 5वां दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संत पीपा जी का जो जन्म है गागरोन झालावाड़ में हुआ बिल्कुल सही है, इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था ये बात भी सही है, और इनकी गुफा टोडाराय सिंह टोंक में ये बात भी सही है। लेकिन इनकी छतरी जो है छतरी टोंक में नहीं है, छतरी है इनकी गागरोन झालावाड़ में।
आगरोन झालावाड़ में। और जो इनकी गुफा है वो है टोडा रायसिंग टोंक में। गुफा कहाँ है? टोडा रायसिंग टोंक में, टोंक में। और इनका जो मंदिर है वो है समदड़ी बाड़मेर में, समदड़ी बाड़मेर में। तो सही आंसर इसका रहेगा कि इनकी छतरी टोंक में है। गलत आंसर पूछा था अपन से, तो सही इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है हरिराम सांकला, ऑप्शन 2 दे रखा है संत बखनास जी, ऑप्शन 3 दे रखा है संत दास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है संत रज्जब जी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का जो वाल्मीकि कहा जाता है वो कहा जाता है संत हरिराम सांकला को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और संत रज्जब जी हैं वो दादूपंथी हैं जो आजीवन दूल्हे के बेस में रहे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हरिराम सांकला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है संत रामानंद जी, ऑप्शन 2 दे रखा है संत रामानुज जी, ऑप्शन 3 दे रखा है संत धन्ना जी, ऑप्शन 4 दे रखा है संत पीपा जी और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रामानंदी संप्रदाय के जो संस्थापक है वह है संत रामानंद जी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कृष्णदास पेहारी ने किसको शास्त्रार्थ में हराकर गलता जी में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की? ऑप्शन 1 दे रखा चतुरनाथ जी को, ऑप्शन 2 दे रखा अग्रदास जी को, ऑप्शन 3 दे रखा रामदास जी को, ऑप्शन 4 दे रखा मूलकदास जी को, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो संयुक्त संप्रदाय के ये थे कृष्णदास पेहारी ने चतुरनाथ जी को किसको हराया शास्त्रार्थ में? चतुरनाथ जी को हराकर और उसमें क्या नाम से गलता जी में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चतुरनाथ जी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, करौली का मदन मोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय की पीठ है? ऑप्शन 1 दे रखा है गौड़े संप्रदाय की, ऑप्शन 2 दे रखा है वल्लभ संप्रदाय की, ऑप्शन 3 दे रखा है रामानंदी संप्रदाय की, ऑप्शन 4 दे रखा है नाथ संप्रदाय की और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो करौली का जो मदन मोहन जी का मंदिर है वह तो है गौड़े संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और एक जो भरतपुर का कामा मंदिर, भरतपुर कामा में जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो है वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ। कामा भरतपुर में भी एक है, कामा भरतपुर में है मदन मोहन जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर कामा भरतपुर में भी है। तो यह तो है वल्लभ संप्रदाय की पीठ। और नाथ संप्रदाय की जो मंदिर है, बड़ा मंदिर, महामंदिर, वो है जोधपुर में। महामंदिर कहाँ है? जोधपुर में है। और ये तो इसका सही आंसर रहेगा करौली का जो मदन मोहन जी का मंदिर है वह गौड़े संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इसके बाद में ये प्रश्न रिपीट हो गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुरु शिखर को कौन से संप्रदाय का तीर्थ स्थल कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है वैष्णव संप्रदाय, या आरबीएससी की बुक से ये प्रश्न है। गुरु शिखर को कौन से संप्रदाय का तीर्थ स्थल कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन 2 दे रखा है गौड़े संप्रदाय, ऑप्शन 3 दे रखा है हंस संप्रदाय, ऑप्शन 4 दे रखा है रामानंदी संप्रदाय, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो गुरु शिखर को कहा जाता है वैष्णव संप्रदाय का तीर्थ स्थल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मदन मोहन जी जिनका मंदिर कामा भरतपुर में है किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? ऑप्शन 1 दे रखा है गौड़े संप्रदाय की, ऑप्शन 2 दे रखा है रामानंदी संप्रदाय की, ऑप्शन 3 दे रखा है लकुली संप्रदाय की, ऑप्शन 4 दे रखा है वल्लभ संप्रदाय की और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। मदन मोहन जी जो करौली में मंदिर है वो तो है गौड़े संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और मदन मोहन जी का जो मंदिर कामा भरतपुर में है वह है वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। एक बार और कन्फर्म कर लें कि करौली का जो मदन मोहन जी का मंदिर है वह गौड़ी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और कामा भरतपुर में जो मदन मोहन जी का मंदिर है वह वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 435 है, जोधपुर का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी था? ऑप्शन 1 दे रखा है मान सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है विजय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है अभय सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है भक्त सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जोधपुर का एक तो था वैष्णव संप्रदाय का और एक था नाथ संप्रदाय का। तो एक तो वैष्णव संप्रदाय का और एक था नाथ संप्रदाय का। तो वैष्णव संप्रदाय का विजय सिंह, वैसे विजय, और नाथ संप्रदाय के थे मान सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर के मान सिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पुत्र प्राप्ति पर मातृपक्ष की ओर से कौन सा पोमचा भेजा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा पीला पोमचा, ऑप्शन 2 दे रखा लाल पोमचा, ऑप्शन 3 दे रखा नीला पोमचा, ऑप्शन 4 दे रखा गुलाबी पोमचा, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो पुत्र प्राप्ति पर मातृपक्ष की ओर से भेजा जाता है पीला पोमचा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन पीला पोमचा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, यदि किसी कपड़े पर आड़ी और तिरछी रेखाएं बनी हो तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है धनक, ऑप्शन 2 दे रखा है चुनरी, ऑप्शन 3 दे रखा है लहरिया, ऑप्शन 4 दे रखा है मोटड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये इसका मतलब ये है, देखो कि ये एक कपड़ा ये है और एक कपड़ा ये है। यदि इस पर इस प्रकार से लाइनें बनी हैं तो ये कहलाता है लहरिया। क्या कहलाता है? लहरिया। और अगर इस पर इस प्रकार की लाइनें बनी हुई है, इधर भी बनी हुई है और इधर भी बनी हुई है,
तो ये होता है मोठड़ा। तो इसका सही आंसर रहेगा मोठड़ा। क्या होगा इसका सही आंसर? मोठड़ा। और एक होती है धनक और एक होती है चुनरी। जैसे किसी पर इस प्रकार की छोटे छोटे डॉट के रूप में अगर बनी हुई है तो वो है धनक, वो है चुनरी। और इसके अंदर अगर स्क्वायर रूप में और बीच बीच में अगर ये है तो ये होती है धनक। तो ये 4 प्रकार की चीज़ हो गई। आड़ी सीधी रेखा के साथ अगर तिरछी रेखाएं हैं तो वो होता है मोठड़ा, और केवल तिरछी लाइनें हैं उसके बीच में क्रॉस लाइनें नहीं है तो वो होता है लहरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मोठड़ा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हाथीमना नृत्य किस जनजाति का है? ऑप्शन 1 दे रखा है भील जनजाति का, ऑप्शन 2 दे रखा है गरासी जनजाति का, ऑप्शन 3 दे रखा है सहरिया जनजाति का, ऑप्शन 4 दे रखा है थोड़ी जनजाति का, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो हाथीमना जो नृत्य है वो किस जनजाति का है? हाथीमना नृत्य है भील जनजाति का नृत्य है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। हाथीमना नृत्य है भील जनजाति का। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 447 है, इंद्रपरी नृत्य किस जनजाति का है? ऑप्शन 1 दे रखा है सहरिया जनजाति का, ऑप्शन 2 दे रखा है गरासी जनजाति का, ऑप्शन 3 दे रखा है भील जनजाति का, ऑप्शन 4 दे रखा है थोड़ी जनजाति का, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो इंद्रपरी नृत्य जो है वह है सहरिया जनजाति का। और सहरिया जनजाति का एक ट्रिक बताई थी मैंने, शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए झेला और लहंगा लाया। तो एक तो हो गया इंद्रपरी नृत्य, शहर का शिकारी यानी कि शिकारी नृत्य हो गया एक तो, शहर का शिकारी। इंद्रपरी नृत्य हो गया इंद्रपरी नृत्य एक तो, एक झेला नृत्य और एक लहंगा नृत्य। ये नृत्य किसके हैं? ये नृत्य हैं सहरिया जनजाति के। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गरासी जनजाति में घूरे शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1 दे रखा है मंदिर का पुजारी, ऑप्शन 2 दे रखा है सरकारी संस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है मृतक की याद में बनाए गए स्मारक, ऑप्शन 4 दे रखा है अतिथि गृह, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो गरासी जनजाति में जो घूरे शब्द है उसका तात्पर्य है मृतक की याद में बनाए गए स्मारक, और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है 441 नंबर का, गरासी जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है मनखारो मेला, ऑप्शन 2 दे रखा है सीताबाड़ी मेला, ऑप्शन 3 दे रखा है बेणेश्वर मेला, ऑप्शन 4 दे रखा है गोटियांबा मेला, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो गरासी जनजाति का जो सबसे बड़ा मेला है वह है मनखारो मेलो। कौन सा मेला है? मनखारो मेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सीताबाड़ी जो मेला है ये सहरियों का कुंभ है, इसे कहते हैं सहरियों का कुंभ, यानी कि सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है सहरियों का कुंभ। बेणेश्वर मेला ये आदिवासियों का कुंभ। और गोटियांबा मेला भी आदिवासियों का ही मेला है। तो गरासी जनजाति का हो गया मनखारो मेलो। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 दे रखा है राजसमंद, ऑप्शन 4 दे रखा है डूंगरपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति अपना न्याय कार्य हरिजनों से करवाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है डामोर जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है कथोड़ी जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है सांसी जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है सहरिया जनजाति, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो एक ऐसी जनजाति है जो अपना कार्य किससे करवाती है? न्याय कार्य किससे करवाती है? हरिजनों से। तो इसका सही आंसर है कौन सी जनजाति है? वह सांसी जनजाति। और एक सांसी जनजाति में एक प्रथा हो रहा है कुंकड़ी प्रथा, यानी कि लड़की को अपने ससुराल में जाने से पहले अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है, और आज भी ये प्रचलित है। तो अपना प्रश्न तो था कौन सी जनजाति न्याय कार्य हरिजनों से करवाती है, तो वो है सांसी जनजाति। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य किस जनजाति का है? ऑप्शन 1 दे रखा है कंजर जनजाति का, ऑप्शन 2 दे रखा है सांसी जनजाति का, ऑप्शन 3 दे रखा है भील जनजाति का, ऑप्शन 4 दे रखा है सहरिया जनजाति का, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य जो है वह है कंजर जनजाति का। कौन सी जनजाति का है? कंजर जनजाति का। एक तो कंजर जनजाति के नृत्य हैं चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य और लाठी नृत्य। ये 4 नृत्य किसके हैं? कंजर जनजाति के हैं। चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य, एक है इसमें लाठी नृत्य, और एक है कंजर तोड़ा नृत्य। ये नृत्य हैं कंजर जनजाति के। तो सही आंसर इसका हो जाएगा चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य किसके हैं? कंजर जनजाति के हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है विजय स्तंभ, ऑप्शन 2 दे रखा है कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन 3 दे रखा है चलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है बसंतगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, और इसके बाद में 1440 से लेकर 1448 के बीच में महाराणा कुंभा ने करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण। 9 मंजिला ये इमारत है, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है मतलब ये। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बाबेरी बीज कब आती है? ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण द्वितीया, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ऑप्शन 3 दे रखा है कार्तिक शुक्ल द्वितीया तृतीया, ऑप्शन 4 दे रखा है कार्तिक शुक्ल द्वितीया, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो बाबेरी बीज आती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया में। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया में आती है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया में आती है बाबेरी बीज, मतलब कि रामदेव जी का जन्मोत्सव इस दिन से
इस दिन माना जाता है रामदेव जी का जन्म। और इस दिन से ही मेला लगता है, मेला प्रारंभ हो जाता है, वो लगता है एकादशी तक ये मेला चलता है। रुनेचा जैसलमेर में ये मेला लगता है। और जो ये इनका जन्म है ये हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, और इसे कहते हैं बाबेरी बीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रम्मत लोक नाट्य की शुरुआत से पहले कौन से लोक देवता के गीत गाए जाते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा रामदेव जी, ऑप्शन 2 दे रखा बाबू जी, ऑप्शन 3 दे रखा गोगा जी, ऑप्शन 4 दे रखा है तेजा जी, और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो रम्मत लोक नाट्य की शुरुआत करने से पहले रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, देवगढ़ कौन से स्कूल की चित्रशैली है? ऑप्शन 1 दे रखा मेवाड़ चित्रशैली मेवाड़ की, ऑप्शन 2 दे रखा हाड़ौती की, ऑप्शन 3 दे रखा मारवाड़ की, ऑप्शन 4 दे रखा ढूंढाड़ की, और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो देवगढ़ जो चित्रशैली है वह है अपनी मेवाड़ की। किसकी है? मेवाड़ की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ की। मेवाड़ में कौन कौन सी? एक तो खुद की मेवाड़ की, एक देवगढ़, एक राजसमंद, और राजसमंद एक तो देवगढ़, और एक है नाथद्वारा और एक चावड़। ये चित्रशैली किसकी है? मेवाड़ चित्रशैली की उपशैलियां हैं मतलब ये। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, थावरचंद गहलोत और गोविंद पारीक किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा है कच्ची घोड़ी से संबंधित, ऑप्शन 2 दे रखा है तेरताली नृत्य, ऑप्शन 3 दे रखा है भवाई नृत्य, ऑप्शन 4 दे रखा है ज्ञानदीप नृत्य, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो इसका सही आंसर रहेगा थावरचंद गहलोत और गोविंद पारीक। ये नृत्य किस नृत्य से संबंधित है? कच्ची घोड़ी नृत्य से। और तेरताली नृत्य से संबंधित है मांगी बाई, जिसका जो पीहर है वो तो चित्तौड़गढ़ है, और जिसका ससुराल है पादरला गांव पाली, और वहीं से इस नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है, तेरताली नृत्य की। भवाई नृत्य से संबंधित है अस्मिता काला और तारा शर्मा। भवाई नृत्य और ज्ञानदीप नृत्य एक ही है, और इनके जो कलाकार हैं वो है अस्मिता काला और एक तारा शर्मा। इन्होंने शायद 107 मटके ऐसे रख के सिर पर ये नृत्य किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गैर नृत्य में पुरुष एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा गेरिया, ऑप्शन 2 दे रखा है ओंगी, ऑप्शन 3 दे रखा सांकड़िया, ऑप्शन 4 दे रखा चितलिया, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो गैर नृत्य में पुरुष एक विशेष प्रकार की जो पोशाक पहनते हैं उसे कहते हैं ओंगी, और जो गैर नृत्य करते हैं उसे कहते हैं गेरिये। और इनके हाथ में होती है एक छड़ी, उसे कहते हैं खांडा। क्या कहते हैं उसे कहते हैं खांडा। और ये जो ड्रेस पहनते हैं इसे कहते हैं ओंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और जो गैर नृत्य करते हैं उसे कहते हैं गेरिये। इसमें नृत्य केवल पुरुष करते हैं और महिलाएं पास में खड़ी होकर गीत गाती है, और ये होली के अवसर पर की जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के अपने टॉप 50 प्रश्न। अब हमने 450 प्रश्न कर लिए हैं। हम एक भाग में 50 और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में विचार करेंगे कि राजस्थान की हिस्ट्री में मैंने कुछ टॉपिक करवा दिए हैं, कुछ बाकी हैं तो उनको आगे करवाएंगे। और यदि आप ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जॉब संबंधी अपडेट के लिए भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें, और इसी प्रकार वीडियो देखते रहें।